हाय एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की। आप सबको पता है कि आपके सिलेबस में जनरल साइंस के टॉपिक को रखा गया है। कुछ ऐसे पद हैं जिसमें जनरल साइंस जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट में आएगा, और बाकी जो पद हैं आप सभी को भी जनरल साइंस पढ़ना है। वो इसलिए क्योंकि जनरल अवेयरनेस में जनरल साइंस से प्रश्न बनेंगे। तो जितनी भी आपको सीरीज़ दी जा रही है, अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो इतना काफ़ी होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। जनरल अवेयरनेस में कहीं पर भी अगर साइंस के क्वेश्चन आएंगे तो इस सीरीज़ से आपको देखने को मिलेंगे। 3 पार्ट इसके ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुके हैं और ये आज का 4th पार्ट है। तो आप उम्मीद करते हैं आपने और बाकी चीज़ें देखी होंगी, ना देखी हो तो देख लीजिएगा। पीडीएफ इसकी अब ये जो सीरीज़ कंप्लीट होगी वैसे ही आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जहाँ तक हमने सीरीज़ कंप्लीट कर दी थी उसके आगे देखते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे वन लाइनर फैक्ट हैं साइंस के, जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, वहाँ पर ये प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा ये है कि यहाँ देखेंगे, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग करते क्यों है? क्योंकि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, स्पंजी हो जाती है कोई चीज़, इस वजह से हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं, जिसको आप खमीर भी कह सकते हैं। आगे देखेंगे, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। आगे देखेंगे, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर है। आपको पता है कि आपको जो ये सीरीज़ दी जा रही है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के कॉम्बिनेशन है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा के लिए। आगे देखेंगे, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना को हम हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। नेक्स्ट है, मछलियों में श्वसन होती है तो गिल्स के द्वारा होती है। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। मछलियों का जो लीवर होता है किससे भरपूर होता है? विटामिन डी से। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस क्या है? तो ये जो है मृदु कवचीय है। नेक्स्ट है, डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप थे। जो डायनासोर थे वो कौन थे? तो मेसोजोइक सरीसृप थे। नेक्स्ट, डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनीय में। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनी कौन है? तो ब्लू है, ब्लू वेल या नीला वेल कह सकते हैं उसे। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं तो सेरीकल्चर। रेशम नन नहीं होगा, यहाँ माँ होगा। रेशम के कीड़े जो पाले जाते हैं जहाँ पे, उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। एंटमोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों के अध्ययन को एंटमोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। और जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी। अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी, फिर से याद रखिएगा। अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। डेमोग्राफी में क्या होता है? जनसंख्या का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है और एंटिमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम के कीड़े पालने से संबंधित है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट है, संचायक बैक्टीरियो में प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो सीसा। गैलेना किसका अयस्क है? तो शीशे का है। लेड यानी सीसा। संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का कभी कभी फार्मूला पूछ दे तो H2SO4 होता है। H2SO4 क्या होगा? H2SO4 ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड होता है। स्वतंत्रता पूर्व पूर्व लटकता चुंबक इंगित करता है तो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहे से बनाया जाता है। स्थायी चुंबक किससे बनाते हैं? तो इस्पात से। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण होता है, और चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होगा? तो आकर्षण होगा। विकर्षण आकर्षण का मतलब समझ रहे होंगे। जैसे ये मान लीजिए प्लस है और ये माइनस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, तो उसको हम आकर्षण कहेंगे। विकर्षण सिमिलर हो जाए, अगर ये प्लस प्लस है तो एक दूसरे को अपने प्रति जो है वो आकर्षित नहीं करते, उसी को हम विकर्षण कहेंगे। आगे देखेंगे, चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने पर। जो चुंबक है अगर उसको आप गर्म कर दें या उसको खूब पीटेंगे किसी चीज़ से तो उसका जो चुंबकत्व है वो खत्म हो जाएगा। चुंबकीय सुई संकेत करती, उत्तर की तरफ संकेत करती। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक क्या होता है? तो गॉस किसका मात्रक है? डायरेक्ट पूछा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का है।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला या न्यूटन एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट, ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? तो 90 अंश होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? तो 18 अंश का कोण बनाता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था किसने? तो और स्टेट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करते हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पूछा जा सकता है एक एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट कि ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है या किस सिद्धांत पर, तो आप बताएंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। या पूछा जाए माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर, कुछ भी पूछा जाता है कि ये किसके सिद्धांत पर काम करते हैं, तो आपको बताना होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। हम यहाँ पर केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि पूछे गए हैं। अब आपको ये जानना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या है, कैसे, तो उसके कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए, डायनेमो परिवर्तित करता है तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड किससे बना होता है? तो नर्म लोहे का। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। नेक्स्ट है, डायोड से धारा बहती है, एक दिशा में बहती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर जो है कहाँ प्रयुक्त होता है? तो केवल एसी परिपथ में, जो एसी सर्किट होता है उसमें जो है यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो एसी वोल्टेज मतलब उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम है। मतलब अगर हाई एसी वोल्टेज है तो उसको लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा ट्रांसफार्मर। अगर वो लो एसी वोल्टेज है तो हाई लेवल एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? तो ट्रांसफार्मर। और रेक्टिफायर का क्या प्रयोग है? तो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है रेक्टिफायर। फ्यूज़ का तार, जो फ्यूज़ का तार बना होता है किससे बना होता है? शीशा और टिन का बना होता है। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? तो विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल है। घरेलू फ्यूज तार का तार होता है किसका? तो निम्न गलनांक होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो यूरेनियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिएगा, पौधे का प्रजनन अंग होता है तो फूल। और नेक्स्ट है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। नेक्स्ट है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। जल में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी जो है जल में जो है विलेय हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं। और वसा में विलेय कौन से हैं या वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए, डी, ई और के। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है, बी और सी याद रख लीजिए, सिर्फ दो का याद रखिए कि ये जल में घुलनशील है, बाकी जो भी बचे रहे हैं वो सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरेब्रम है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम द्वारा होती है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। गन पाउडर किसका मिश्रण है? तो सल्फर, चारकोल और शोरा का मिश्रण है। वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती है किस कारण से? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। अशुद्धियों में से द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। अगर द्रव में अशुद्धियाँ मिली हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर एवं मरशमस की बीमारी होती है तो प्रोटीन की कमी से। ये जो बीमारी होती है ये भी प्रोटीन की कमी से, लेकिन ये बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो थाइमस जब धीरे धीरे ये ग्रंथि जब लुप्त होने लगती है तो मनुष्यों का बुढ़ापा आ जाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा? तो सेल्यूलोज है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन बना होता है किससे? तो एमिनो अम्ल से बना होता है। नेक्स्ट है, द्रवित पेट्रोलियम गैस
द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है, मतलब किससे बना है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन से। एलपीजी मतलब जो आप घरों में सिलेंडर प्रयोग करते हैं उसकी ही बात हो रही है। बायल नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर होता है। एनटीपी मतलब सामान्य ताप एवं दाब पर किस गैस के 1 मोल का आयतन कितना होगा, तो 24.4 लीटर होता है। सिगरेट लाइटर से निकलती है तो ब्यूटेन गैस। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है, तो साइकस में होता है। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं किससे, तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। अभी आपने यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ी हैं इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ये फिर से रिवीजन कर लीजिए कि भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है, तो बायोफाइटस है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कौन है, तो जीरोफाइटस है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा कौन सा है, तो लिथोफाइटस है। गोबर पर उगने वाले कवक को कहते हैं क्रोफोफिल। आप देखते होंगे जो गोबर होता है उस पर कवक वाइट कलर का आ जाता है, या और भी डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रोप्रोफिल कहते हैं। और वृक्ष के जो छाल होते हैं, बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके छालों पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, कवक उत्पन्न होते हैं, जिसको लाइकेन कहेंगे। तो वही उसको, उस पौधे को जो छालों पर उगते हैं, या कह सकते हैं वो जो कवक निकलता है उसको क्या कहें, तो कार्टिकोल्स कहेंगे। सबसे बड़ा बीजांड होता है तो साइकस का होता है। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं किससे, तो जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायु मंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो रेडान। रेडान एक अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो क्रिप्टॉन है। नेक्स्ट, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, तो रैमजे ने की थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो 78%। सबसे ज़्यादा यही होता है 78%, कौन, नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है या मापक क्या है, तो बैरोमीटर है। आइए आगे देखते हैं। CO गैस का प्राकृतिक क्या है, प्रकृति कैसी है उसकी, तो उदासीन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है, तो 8 होती है। दिया सलाई में प्रयोग होता है तो लाल फास्फोरस। कीटनाशक या कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण या DDT का प्रयोग करते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया है तो सैपोनिफिकेशन जो है साबुन बनाने की प्रक्रिया है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका, तो ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा होती है, ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य क्या है, सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है, तो मेरुदंड है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है कौन, तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। सोने को घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। जो सोना होता है जिसको सिंबल AG है, चांदी और सोने का पढ़ा होगा आपने, AG और AU से इसको डिनोट करते हैं। तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड में के मिश्रण में जो है सोने को घोला जा सकता है। कार्क प्राप्त होता है तो क्वैकस या ओक के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है तो सिनकोना की छाल से। फार्मिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है, तो अफीम है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या होती है, तो थीन होती है। चाय कॉफ़ी आप सुनते होंगे, जैसे नींद आती है तो या थकावट होती है तो चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो तो थोड़ी आपको एनर्जी आ जाती है, वो उत्तेजित करता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं। जैसे आपने कॉफ़ी का पढ़ा तो उसमें कैफीन है, चाय में थीन नामक हमें जो पदार्थ मिलता है उसी से उत्तेजना आती है, उसी से आपकी थकावट आपको लगता है कुछ देर के लिए गई, पर वो बहुत फ़ायदेमंद नहीं होती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है, तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना क्या, उसका सूचक क्या है, मतलब जो वायुमंडलीय दाब होता है उसका पारा अगर धीरे धीरे गिर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो उसका मतलब होता है वर्षा की संभावना है।
आगे देखेंगे वायुमंडल मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना किसका सूचक है। तो अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है वायुमंडलीय दाब, तो उसका मतलब होता है कि वर्षा और की संभावना है। लेकिन अचानक से डाउन हो जाए, मतलब अचानक से नीचे गिर जाए, तो आंधी और तूफान की पूरी संभावना होती है। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ने का सूचक क्या है? स्वस्थ और साफ माहौल। आपको पता है कि जो वायुमंडलीय दाब होता है, कैसा हमारा आज का वातावरण रहेगा, आप लोग चेक करते हैं ना उसमें, तो बैरोमीटर में ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा? दाब जब बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित। मतलब मान लीजिए कोई ये ग्लास है, इसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, आपने ऊपर से एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है। अब पूछा यही जा रहा है कि जो बर्फ़ का टुकड़ा हमने डाला, ये बर्फ़ का टुकड़ा जब मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा, तो ये भी पानी का रूप ले लेगा, द्रव बन जाएगा ये भी इसमें। तो वही पूछा जा रहा है, क्या ये पानी, ग्लास से पानी बाहर आके गिरने लगेगा या कोई परिवर्तन होगा या नहीं? तो वही इसका मतलब हुआ कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसा रहे वैसे ही रहेगा। बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। अभी हमने पढ़ा कि जब हम, जैसे मान लीजिए कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, आप इस पर खूब दाब लगाइए, अपने हाथ से ही खूब दाब लगाइए, या कोई छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए, अपने हाथ में लीजिए और उसको मुट्ठी बंद करिए। जितनी तेज़ी से आप उस पर दबाव डालेंगे, उतनी तेज़ी से बर्फ़ पिघलने लगेगा, ठीक है। उसका गलनांक क्या होगा? वो पिघल जाएगा। और यही कारण अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा? यहाँ पे देखेंगे कि घट जाएगा। आगे देखिएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए जितने वो कारण और कथन वाले प्रश्न हैं, चाहे आपके लाइट मतलब प्रकाश वाले चैप्टर से हो या और कहीं से भी, ये प्रश्न फिजिक्स में बनने की बहुत संभावना होती है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती। ऐसा क्यों होता है? ये हम लोगों ने देखा भी है, आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई आप सिक्का डाल दीजिए। सिक्का का मतलब है वही 1, 2, 5, 10 जो भी के सिक्के आपको डालने हैं। यहाँ पे जैसे ही आप डालेंगे सिक्का, तो आपने सीधे ही डाला, लेकिन आपको ये लगेगा कि ये जो तल से है उठा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से जब आप, जैसे यही पानी है, अब इसमें हम लोहे की कोई छड़ डाल दें इस तरीके से, तो आपको ये छड़ भी ना यहाँ से ऊपर जब देखेंगे आप, तो आपको लगेगा ये थोड़ी सी मुड़ गई है, पर ऐसा होता नहीं है। पर ये जो हमें प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, किस कारण से होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित होता है तो स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रखिएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होगा? तो 1/6 भाग होता है। जी का मान कम होता है। जो जी है गुरुत्वीय त्वरण का मान, जी न देके डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर कम होगा? तो विषुवत रेखा पर कम होता है। और जी का मान अधिकतम कहाँ पर होगा? मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होगा? तो ध्रुवों पर होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो 0 होता है। तीनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो गुरुत्वीय त्वरण जी है, ध्रुवों पर उसका मान अधिक होता है, केंद्र पर 0 होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। क्यों? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण मर जाते हैं। जैसे कोई मान लीजिए तालाब है या कोई ऐसा जगह है, नाली है या कुछ ऐसा, जहाँ पे पानी जमा हो रहा है और उस पर बहुत सारे मच्छर बैठ रहे हैं आके, और वहाँ पर बीमारियां आ सकती हैं। तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, उस जगह पे आप मिट्टी का तेल डाल दीजिए उसमें पानी में, तो ऊपर सरफेस पे तरीके से तेल आ जाएगा, तो जो छिड़काव हम करेंगे तो मच्छर मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होगा। आइए आगे देखते हैं। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। यह जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो किसका है? तो उत्प्लावन बल के कारण ऐसा होता है। जैसे कोई वस्तु है, ऐसे पानी है, आप कोई चीज़ डुबाइए इसमें, तो पूर्णतः या अंशतः डुबाएंगे तो उसका भार जो है कम प्रतीत होता है। जैसे एक एग्जांपल हो सकता है कि बहुत, अगर किसी ने
बाल्टी, कुएं से अगर आपने बाल्टी में पानी निकाला होगा, जैसे मान लीजिए ये कुआं है, इसमें पानी है, आपने यहाँ पे आपने बाल्टी डाली, जब आप बाल्टी पूरी भर जाएगी आपके कुएं में, जब आप ये रस्सी की डोर को ऊपर खींचेंगे तो जब तक ये बाल्टी आपके पानी के लेवल तक रहेगी, आपको लगेगा कि उसमें पानी का भार बिल्कुल है ही नहीं बाल्टी में। लेकिन जैसे ये पानी की सतह से ऊपर बाल्टी जाएगी, आपको भार वजन समझ में आने लगता है। तो वही है कि जब कोई चीज़ उसमें डुबाई जाती है, अंशतः जो डुबाइए या तो पूर्णतः डुबा दीजिए द्रव में, तो उसका भार जो है हमें कम प्रतीत होता है। कम होता नहीं है, प्रतीत होता है। जैसे उस द्रव से वो वजन चीज़ या जो भी चीज़ है वो बाहर आएगी, तब उसका असली वेट जो होगा वो पता चलता है। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, किया भी होगा आप लोगों ने जनरल लाइफ में। आगे देखेंगे, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहित का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? तो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है या कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है कि अगर उस वेग से किसी चीज़ को हम फेंक दें पृथ्वी के बाहर, तो ऊपर फेंकेंगे तो वो वापस लौट के नहीं आएगी। कहते नहीं है पलायित हो जाना, मतलब वो वापस नहीं आएगा, उसी को हम पलायन वेग कहते हैं। सूर्य के लिए पलायन वेग कितना है? तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना है? तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो मईमान है। TH मईमान कौन है? तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं? तो पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक बना होता है, तांबे का बना होता है। प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल क्या है? तो शुष्क सेल है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, तो जस्ता का बना होता है। ठीक है, आइए यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी हमने इसको पढ़ा भी है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ मेंशन, इसको पढ़ लीजिए कि जो डायनमो है वो क्या करता है, मतलब किसको किस में कन्वर्ट करता है, ये यहाँ से प्रश्न बनता है। तो ये यंत्र का नाम है और ये ऊर्जा का रूपांतरण है कि किस रूप में ऊर्जा को बदला जा रहा है। तो डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत मोटर क्या करता है? तो वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। मोमबत्ती, कैंडल जो आप जलाते हैं, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर तो वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। सितार क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत हैं जो कि आपको जानने चाहिए, जैसे फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल मेन कहाँ पर प्राप्त होता है, कहाँ से? तो लाल चींटियों और बिच्छू में होता है। और साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, या सबसे ज़्यादा आंवला में आप कह सकते हैं। बेंजोइक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? तो घास और पत्ते में। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? तो सारेल के वृक्ष से। एसिटिक अम्ल फलों के रस से। नाइट्रिक अम्ल जो है फिटकरी व शोरा से प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशीस से। टार्टेरिक अम्ल इमली अंगूर में प्राप्त होता है। आप जो गोलगप्पे खाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पानी पूरी जो खाते हैं उसका जो पानी बनाते हैं, इसलिए कहते हैं वो नुकसान करता है क्योंकि उसमें टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लैक्टिक अम्ल क्या है, कहाँ से मिलता है? तो दूध में होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन में। देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे आपने टार्टरिक अम्ल पढ़ लिया कि इमली और अंगूर में है, सिर्फ इसी में होता, और में भी है, लेकिन मेनली सोर्स यही सब है जो यहाँ पे मेंशन है और यहीं से प्रश्न बनते भी हैं। हाइड्रोक्लोरिक कहाँ होता है? तो पाचन रस में होता है। और मैलिक अम्ल कच्चे सेब या फल में। टैनिक अम्ल चाय में। यूरिक अम्ल कहाँ होता है? तो मूत्र से मिलता है। अब आप नीचे देखेंगे तो भौतिक राशियाँ दी गई हैं, लेकिन इसके एसआई मात्रक, जैसे जो भौतिक राशियाँ उसके सीजीएस पद्धति में भी मात्रक होते हैं एसआई, लेकिन मोस्टली एग्जाम में एसआई मात्रक में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं या कहीं कहीं डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसकी लिस्ट ये बनाई गई, मैं भी आपको कुछ बता भी दे रही हूँ, बाकी ये पीडीएफ से आप पढ़ लीजिएगा। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होगा? तो मीटर स्क्वायर। आयतन का मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। श्यानता का क्या होगा? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। चाल का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे नहीं याद होगा, इसको लिस्ट खुद से बनाइए पेन कॉपी में या इतना प्रिंट करके सामने लगा लीजिए, जहाँ भी आप पढ़ते हो उसको रोज़ रोज़ देखिए, तब आपको याद होगा, ये इतनी आसानी से याद नहीं होगा।
ठीक है। त्वरण का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद भी अभ्यर्थियों को हो जाएगा जिन्होंने अच्छे से कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो, या उन्होंने इंटर में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हो, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वो पहले से समझते हैं। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हैं, कार्य का जूल होता है जो है, और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है एसआई में, शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। तो इस तरीके से जो चीज़ें दी गई हैं आपको ध्यान रखनी है। ये इसका पूरा पीडीएफ अब आपको मिल जाएगा, इसको अच्छे से आप याद करेंगे। देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ओम को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कंप्लीट आपकी जनरल साइंस 4th पार्ट में मैंने कोशिश की है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दूं। तो पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 इसको कंप्लीट अगर आपने किया तो जनरल साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, जिनके रिलेवेंट सब्जेक्ट में आएंगे उनको भी, और जनरल अवेयरनेस में भी। और केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ही नहीं, कहीं पर भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं जनरल साइंस के प्रश्न बनेंगे तो आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहिए। जय हिंद।